In SS, we have discussed two chapters so far. One is in history and another one is in the economy. Right? So now we are moving to geography part. तो एक चैप्टर हम ज्योग्राफी में भी डिस्कस करेंगे. So today we are going to discuss chapter number 8, that is natural resources. So today we will talk that what is resource, how we can utilize these different resources, what are the types of resources. So we will discuss these in details in this lecture. So let us begin. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. These elements can be called resources only when these are utilized by men थ्रू स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज. कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन की जो नीड्स है डिफरेंट वो पार्शियली या तो फिर कंप्लीटली रिसोर्सेज से फुलफिल होती है. अब जितनी भी चीजें हमें यहाँ पे दिखती हैं नेचर में, जितने भी एलिमेंट्स हमें दिखते हैं, वो सबको हम रिसोर्सेज नहीं बोल सकते. हम किसको रिसोर्सेज बोलते हैं? जो एलिमेंट को ह्यूमन अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टाइज, वो सबको यूज करके, उसका नॉलेज का यूज करके उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकता है, उसी एलिमेंट्स को हम रिसोर्सेज बोलेंगे. इन अदर वर्ड्स, द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज. तो ये लाइन को आपको अंडरलाइन करना है कि जो भी चीजें हैं जिसपे मनुष्य डिपेंडेंट है, जिसपे हम आधारित है और जिससे ह्यूमन नीड्स फुलफिल होती है, और हमारी जो भी फिजिकल कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल दैट मींस मेंटल एबिलिटी है, उसको यूज करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारे एलिमेंट्स को, वो सारी चीजों को हम रिसोर्सेज बोलते हैं. इन दिस वे एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्सेज. तो इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज कि जो इंसान की जरूरतों को पूरी करने के लिए यूज होती है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स बरीड विदिन द लैंड, सो दीज वर नॉट द रिसोर्सेज एट दैट टाइम, बट टुडे these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. तो एंशिएंट टाइम में इंसान को जो मिनरल्स है अभी जो हम यूज करते हैं उसके बारे में इतना पता नहीं था, तो वो टाइम पे वो रिसोर्सेज नहीं थे. बट अभी का जो टाइम है, ये टाइम में ह्यूमन को पता है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस मिनरल्स. तो ये टाइम में मिनरल्स को हम रिसोर्सेज बोलते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज है, मान लो कि ये मार्कर है, बट आई डोंट नो, और पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं कि हाउ टू यूज इट, देन वी कैन नॉट टेल दिस एज अ रिसोर्स. बट यही मार्कर को हमें यूज कैसे करना है वो पता चले, तो पता चलने के बाद इसको फिर हम एज अ रिसोर्स कंसीडर करेंगे. द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क. वर्च्यूज मतलब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होना या तो फिर क्वालिटी होना. तो नेचुरल रिसोर्सेज के दो वर्च्यू होते हैं, बोथ द वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी भी इसकी हो सकती है एंड कैपेबिलिटी टू वर्क भी हो सकता है. द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री. ये ध्यान में रखना कि रिसोर्सेज कौन से तीन इंटरेक्शन से बनते हैं. तो नेचर, मैन एंड कल्चर. Suppose we are Gujarati society, by and large we are not using non-veg foods in our diet. तो हमारे डाइट में हम उसको यूज नहीं करते हैं. तो मान लो कि कोई पर्टिकुलर कल्चर, हम इस पर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे कल्चर में हम उसको यूज नहीं करते, तो वो नॉन-वेज फूड जो है या तो फिर वो नॉन वेजिटेरियन वाली जो चीजें हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है. बट एट द सेम टाइम कोई स्टेट है, दूसरा स्टेट, हम साउथ इंडियन स्टेट की बात करें तो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा होते हैं, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाया भी जाता है, तो वो उनका कल्चर है, इट इज पार्ट ऑफ देयर रूटीन, राइट. तो उनके लिए वो क्या है, रिसोर्सेज है. तो ये ध्यान में रखना है. तो ये तीन
चीजों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होगा एंड दैट मेक्स अ थिंग एज अ रिसोर्स. सो दिस यू नीड टू नो. नाउ हम यूज ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं. तो रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. तो रिसोर्सेज को हम बहुत सारे वेज में यूज कर सकते हैं. We learn about its role gradually at every stage of human life. तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रोल के बारे में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं. All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources. हमारी जितनी भी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री तक की, वो सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है. हाउ? हमें एग्रीकल्चर करना है, we need water. Water is what? Natural resources. We need earth, surface चाहिए हमें, so that is natural resources. We need air, that is natural resources. We need sun rays, that is natural resources. If we talk about industry, industry में हमें raw material चाहिए, तो raw material कहाँ से आएगा? Nature में से. So these all things are natural resources. Sorry, depend है उस पे. So let us know more about it. तो अब हम classification देखते हैं कि रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट कैसे यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वाला यहाँ पे है रिसोर्सेज एज अ फूड. सो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज. फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, various crops obtained through agriculture, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, etc. are used as food items. तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी नीड है, नेचुरली जो फ्रूट्स मतलब ग्रोन होते हैं, वेरियस क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर में से हमें मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हमें जो मिलती है, मीट मिलता है हमें, ये सारी चीजें हम हमारे फूड में यूज करते हैं. राइट? डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट फूड यूज किए जाते हैं. तो ये सारी चीजों को हम एज अ फूड आइटम्स कंसीडर करते हैं. सेकंड यहाँ पे है resource as a source of raw material. तो various goods obtained from forest, agro products, wool, hides and meat available from animals, minerals, ores, etc. from the raw material for many industry. तो बहुत सारे goods हमें forest में से मिलते हैं, agro products होती है, wool मिलता है हमें, hides and meat available होते हैं हमें animals में से, मिनरल ऑर्स में से काफी चीजें मिलती हैं. तो वो रॉ मटेरियल जो है वो हमें काफी इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है. तो रिसोर्स का दूसरा यूज क्या हुआ? एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल हमें मिलता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्शन पर्पस के लिए. थर्ड है रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज. मतलब रिसोर्सेज को हम फॉर एनर्जी रिसोर्सेज हम उसको ट्राई करते हैं. सो वी यूज कोल, पेट्रोलियम, natural gas etc. as fuel in industry as well as domestic fuel. तो हम ये सारी चीजों का एज अ फ्यूल यूज करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल में यूज करते हैं. Besides, energy can be generated through solar installation, wind, sea waves, tides and ebbs and waterfalls etc. तो इसके अलावा एनर्जी कहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं? सोलर इंसोलेशन में. अभी हम सोलार प्लेट लगाते हैं घर पे और उस पे से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं. हम सोलार कुकर का यूज करते हैं. आपने विंड फार्म बहुत सारे देखे होंगे. अगर आपने सौराष्ट्र रीजन विजिट किया है, कच्छ रीजन विजिट किया है, तो वहाँ पे आपको विंड फार्म्स देखने को मिलते हैं. सी वेव्स आपको देखने को मिलते हैं. तो सी वेव्स में से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. उसके टाइड्स एंड एब्स में से, वाटरफॉल्स में से आपने सरदार सरोवर शायद देखा होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आप गए होंगे. तो वहां पे आपको वाटरफॉल में से कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो वो वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है. तो ये तीन क्लासिफिकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि रिसोर्सेज को हम पहले तो एज अ फूड यूज करते हैं, दूसरा है रिसोर्सेज को हम एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तीसरा है रिसोर्सेज को हम एज एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं. सो दीज आर द थ्री मेजर uses of the resources. Let us see the types of resources. तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो उसको मेजर तीन टाइप में मतलब हम डिवाइड करते हैं. पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो उसका ओनरशिप किसका है वो फर्स्ट. सेकंड नेशनल रिसोर्सेज. तो मतलब पूरे देश के लिए मतलब वो रिसोर्स है, उस पे पूरे देश का हक है. एंड थर्ड इज ग्लोबल रिसोर्सेज, जिस पे पूरी दुनिया का मतलब स्टेक, जिस पे पूरी दुनिया का हक है.
तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हमें देखने को मिलता है. सो लेट अस सी. तो ऑन द यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें आपको ओनरशिप लिखा होगा पहले. तो उसमें ओनरशिप में देखिए आप, तो पहला उन्होंने लिखा है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. Individual resources, that means if I talk about this marker, so this is my individual resources. If I talk about this board, this is my individual resources. If I talk about this book, this is my individual resources. तो ये हमारा व्यक्तिगत हुआ, हमारा खुद का. उसकी डिटेल्स owned by an individual or a family, मतलब ये मेरा है या तो फिर मेरे फैमिली का है, राइट. सो दिस इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज. उसके एग्जांपल है लैंड होती है, जमीन होती है या बिल्डिंग होती है कोई, तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं. सेकेंड थिंग नेशनल रिसोर्सेज. तो नेशनल रिसोर्सेज में नाम से ही पता चलता है ओन्ड बाय एनी कंट्री और अ रीजन, मतलब किसी कंट्री ने ओन किया है या तो रीजन ने ओन किया है. तो उसका एग्जांपल आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड. आर्मी जो है वो पूरी देश का रिसोर्स है, उसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में देश को जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे यूज कर सकता है. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी यूज होता है. तो अभी ये दोनों चीजें ट्रेंडिंग है. आर्मी की अगर हम बात करें तो अभी चाइना के साथ हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाइना के साथ डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, तो वहाँ पे आर्मी की खबरें हर रोज आती रहती है. अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करो तो इंटरनेशनल ट्रेड में अभी हम देख रहे हैं कि नो चाइनीज गुड्स इन इंडिया, तो हम चाइनीज चीजें अब नहीं खरीदेंगे इंडिया में. तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल ट्रेड के साथ रिलेटेड है, सो ये ध्यान में रखना. थर्ड है ग्लोबल रिसोर्सेज. तो ग्लोबल रिसोर्सेज में है all physical or non-physical resource which are used for human welfare. तो जो भी फिजिकल चीजें या तो फिर नॉन फिजिकल चीजें कि जो इंसान की भलाई के लिए यूज होते हैं. ह्यूमन वेलफेयर मतलब लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल बने, उनका ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े. जैसे हम पब्लिक वेलफेयर की चीज कहाँ पे सीखे थे, कौन से सिस्टम में सीखे थे, सोशलिस्ट सिस्टम में. इकोनॉमी जब हम पढ़े थे तब, तो वहां पे आपने देखा था कि भाई सोशलिस्ट सिस्टम है वो ज्यादातर किस पे फोकस करती है, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो वेलफेयर की यहाँ पे बात है. तो फिजिकल और नॉन फिजिकल चीजें जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होती है, जिसके एग्जांपल है रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. कि पूरी दुनिया का जिस पे हक है, ऐसे कॉमन रिसोर्सेज कुछ होते हैं कि भाई कोई रिवर मतलब पास हो रही है, दो देश को कनेक्ट, दोनों कंट्री को कनेक्ट कर रही है, तो वो रिवर पे दोनों का हक होता है. फिर उसका कोई बॉर्डर नहीं हम डिसाइड करते हैं कि भाई इतना हमारा स्टेक रहेगा, इतना आपका रहेगा. अब हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय हमें भी सिक्योरिटी के लिए यूजफुल होता है. तो एट द अदर एंड पाकिस्तान को भी इतना ही यूजफुल है. एट द अदर एंड चाइना को भी उसका प्रोटेक्शन मिलेगा, बिकॉज हम हमारी साइड से देख रहे हैं. दैट मींस वी आर फीलिंग सेफ ड्यू टू हिमालयस. तो उसकी अदर साइड को अगर आप देखो तो द सेम फीलिंग दे पीपल आल्सो हैव. तो दीज आर द कॉमन रिसोर्सेज कि जिस पे सबका स्टेक है. नाउ लेट अस सी कि रिसोर्सेज को हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कैसे देखते हैं. तो पहला यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया. तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला है यूनिवर्सल रिसोर्सेज. तो यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में अब जितने भी यूजफुल गैसेस है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग में यूज करते हैं, नाइट्रोजन जो प्लांट्स और ये सब में यूज होता है ज्यादातर. तो ये नेचुरल है, सब लोग उसको यूज करते हैं. अब आप यूएसए में जाओगे घूमने के लिए तो यूएसए वाले जहाँ वहां पे जाके हम ये नहीं बोल सकते कि भाई अभी यहाँ पे हमारी कंट्री में ब्रीदिंग कर रहे हो आप तो ऑक्सीजन के पैसे दो. नोबडी विल आस्क यू, बिकॉज दैट इज द यूनिवर्सल रिसोर्स. सेकेंड यहाँ पे है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, मतलब जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि लैंड मिल जाती है, सॉइल मिल जाती है, वाटर मिल जाता है, पेस्चर लैंड मिल जाती है. पेस्चर लैंड दैट मींस हम जिसको गौचर जैसा जो बोलते हैं वो, कि जहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं जिसपे किसी का मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप ज्यादातर नहीं होती. सो दैट इज द पेस्चर लैंड. थर्ड वन इज द रेयर रिसोर्सेज, मतलब जो बिल्कुल लिमिटेड जगह पे मिलते हैं. एग्जांपल्स दिए यहाँ पे कि मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम. तो ये सारी प्रीमियम चीजें जो है, प्रीमियम मेटल्स की अगर हम बात करें, प्रीमियम एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो ये कुछ लिमिटेड जगह पे हमें मिलता है. इसीलिए उसका थर्ड टाइप आपके टेबल में जो दिया है दैट इज द रेयर रिसोर्सेज. फोर्थ वन दैट इज द
solitary resources, that means mineral available only at one or two places in the world, मतलब हार्डली हमें अवेलेबल हो, एक या दो जगह पे पूरी दुनिया में अवेलेबल हो, ऐसे रिसोर्सेज की यहाँ पे बात की है। दैट इज क्रायोलाइट विच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड जो है एरिया, वहां पे क्रायोलाइट हमें मिलता है। तो ऐसी काफी जगह है जो ऐसी काफी जगह है कि भाई ये चीज वहां पे ही मिलेगी, ये रिसोर्सेज वहां पे ही मतलब हमें अवेलेबल होंगे, तो वैसे रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। सो यू कुड अंडरस्टैंड डिटेल्स ऑफ टू टाइप्स। तो यहाँ पे हम दो टाइप का मतलब सीखे कि भाई पहला था क्या कि ओनरशिप के हिसाब से हमने मतलब देखा, और दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के हिसाब से हमने देखा कि भाई एक यूनिवर्सल होता है, दूसरा जनरली अवेलेबल होता है, तीसरा रेयर होता है, फोर्थ वन इज द सॉलिटरी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी आपको पता होने चाहिए, और ये दोनों जो टेबल्स है वो भी आपको आने चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि मान लो यहाँ पे टेबल आपको दिया है, तो आपको क्रायोलाइट मतलब दिया होगा और उसके सामने रिसोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए होंगे, या तो फिर चार ऑप्शन हो गए एमसीक्यू में, तो उसमें से आपको सॉलिटरी रिसोर्सेज को टिक करना होगा, या तो फिर सॉलिटरी रिसोर्सेज के साथ उसको मैच द फॉलोइंग में कनेक्ट करना होगा। तो वैसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Now you could understand details of two types. So resource can be classified by other methods also, wherein these can be classified into two types as renewable and non-renewable resources. ये आप साइंस में भी पढ़ चुके होंगे, 8th 9th स्टैंडर्ड में शायद आया होगा। So some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. तो ऐसे कुछ resources है कि जो उसका यूज जैसे होता है उसके हिसाब से एक स्पेसिफिक टाइम में फिर से हमें मिलते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। सो वैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल, कि जो कभी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल है कि सोलर इंसोलेशन, मतलब सूर्य की जो ऊर्जा हमें मिलती है वो, विंड है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, बायो रिसोर्स है, कम अंडर दिस कैटेगरी। तो ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई उसका रिप्रोडक्शन होता रहता है। Then these are called renewable resources, मतलब अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो आज हमें मिली कल नहीं मिलेगी, वैसा नहीं होगा। बाय द वे आज सोलर एक्लिप्स था, तो वो घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइंस में शायद आप पढ़े होंगे कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है। तो आज के न्यूज रिपोर्ट में भी मतलब वो थोड़ा रहा है, आज के न्यूज चैनल्स में भी आपको उसका रिपोर्ट देखने को मिलेगा। सो व्हेनेवर यू आर फ्री you should know about that कि what is the solar eclipse. Okay, back to the point. So non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. तो ये तीनों वर्ड आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन में यूज करने हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। पहला, जिसका रीयूज नहीं हो सकता, कि जिसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते। मान लो कि पेट्रोल एक बार मतलब हमने यूज कर लिया, टंकी में पेट्रोल डाला था, अब पूरा इंजन ने एग्जॉस्ट किया, तो फिर वहां पे पेट्रोल नहीं रहेगा, तो वो पेट्रोल को हम फिर से यूज ही नहीं कर सकते। तो दैट इज द थिंग। Then they are used or they cannot be reproduces, मतलब वो reproduce नहीं हो सकते, और reproduce होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, that means 1000 years, 2000 years or 3000 years like that. And then cannot be reformed in near future, कि आने वाले भविष्य में, नजदीकी भविष्य में हम उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं जल्दी से। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल्स हैं, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं वो, कोल जो मिलता है वो, नेचुरल गैस जो मिलता है वो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें ये कैटेगरी में आती है कि दीज आर नॉट इजीली रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में ये आता है। तो आपको रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और इसी के साथ रिन्यूएबल की डेफिनेशन क्या है वो भी ध्यान में रखना है, नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन क्या है वो भी ध्यान में रखना है। सो आज के लेक्चर में हमने जो देखा है फिर से एक बार हम उसको रिवाइज करें कि भाई रिसोर्सेज क्या है, उसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में जितना भी नरेशन दिया है दैट यू शुड प्रिपेयर परफेक्टली। पहले आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन, फिर नेचर, मैन एंड कल्चर का इंटरेक्शन, उसका हमने एक एग्जांपल भी देखा कि कैसे इंटरेक्शन उसमें
उसका रोल प्ले करता है। सो इंटरेक्शन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने यूज देखे, तो भाई उसके यूज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे होते हैं, तो फूड में यूज होता है, रॉ मटेरियल में यूज होता है, एनर्जी रिसोर्सेज में, उसकी डिटेल्स हमने देखी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द यूजेस। एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट द टाइप्स। तो टाइप्स में खास करके आपको दो टेबल ध्यान में रखने हैं, ये तीन तो आपको ध्यान में रखने ही है, लेकिन इसी के साथ आपको टेबल पता होने चाहिए, और टेबल में जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। एंड इन द लास्ट पैराग्राफ वी हैव सीन अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और दोनों की डेफिनेशन के साथ उसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। सो दिस यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद हम प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वांट टू मेक यू रिमाइंड द वन थिंग दैट आपको होमवर्क के लिए बोला था। सो यू आर सपोज टू सबमिट योर होमवर्क, राइट, बिकॉज राइट नाउ यू आर एट होम, you don't have to run at any school, right? अभी schools को open होने में देर है, so you have lot many time, तो उसमें से थोड़ा टाइम यूज करके आप होमवर्क करोगे तो आपके क्वेश्चंस भी उसके साथ प्रिपेयर होते जाएंगे, राइट? So you all are supposed to submit your homework. It is not for me, but it is for your preparation. That's why I have made that PDF and shared with you in the group. तो वो PDF के सारे क्वेश्चंस को देखना है, उसको लर्न करना है अच्छे से, एंड देन आपको जैसे भी फिजिबल हो आपको देख के लिखना है, यू कैन डिक्टेट लाइक दैट, और आपको प्रिपेयर करके लिखना है। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी घर पे कर सकते हो। हम पैरेलली इंग्लिश ग्रामर को भी हमने कंटिन्यू किया था, उसमें दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, आर्टिकल वाला और टेंसेस वाला। उसका टेस्ट पेपर है, वो PDF फाइल आपको वेरी सून आई विल शेयर विथ यू, तो वो भी आपको घर पे खुद को एक्सरसाइज करना है और अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ। एंड यू आर सपोज टू सबमिट योर लाइक राइटिंग पेपर, आपने जो भी उसके आंसर लिखे या तो फिर आपको जैसे भी फिजिबल हो, यू कैन सबमिट टू मी एंड आई विल इवैल्यूएट दैट, राइट? सो आपको ये काम करना है। पैरेलली हम गुजराती ग्रामर को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट नाउ हम इंग्लिश के लेसन्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रीजन इज वन थिंग ओनली कि लाइव इंटरेक्शन में वो लेसन्स को डिस्कस करने में थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा, फिजिबिलिटी ज्यादा रहेगी। स्टिल अगर ये फेज ज्यादातर चलता है कि मैं वीडियो लेक्चर मोड में ही चलेगा, तो फिर हम इंग्लिश जो लेसन्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। व्हाई वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ, बिकॉज अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी कंटेंट्स, इसका वेटेज आपकी एग्जाम के लिए ज्यादा है, एंड जितना आप वीडियो लेक्चर से अभी घर पे रह के करोगे, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू पीपल, बिकॉज एंड ऑफ द डे you are supposed to gain good marks with the knowledge। तो अभी मैं ऐसे ही कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ कि जो चैप्टर्स यूजफुल हैं, जिसका वेटेज भी ज्यादा है, तो आप अभी घर पे रह के उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके, आपको टाइम भी मिलेगा, यू कैन invest your energy in a right manner and you can get good marks। So all the best, and in next lecture जहाँ पे अभी स्टॉप हम हुए हैं वहां से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, राइट? थैंक यू।